दोस्तों, कभी आपने सुना है कि एक गरीब 20 साल का लड़का एक 60 साल की करोड़पति औरत से शादी करे और सिर्फ 7 दिन बाद उस औरत की एक ऐसी हरकत सामने आए कि सुनने वाला भी हैरान और खौफजदा हो जाए। 7 दिन बाद उस बूढ़ी औरत ने उससे ऐसा काम करवाया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे नौजवान की सच्ची दास्तान है जिसकी जिंदगी एक लम्हे में बदल गई। उस लड़के का नाम था विवेक शर्मा, एक सीधा, शरीफ और खुददार नौजवान जिसके चेहरे पर मासूमियत थी मगर दिल में तूफान। विवेक की जिंदगी हमेशा तंगदस्ती के साए में गुजरी। उसकी मां मीरा देवी महीनों से एक खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अगर फौरन महंगा इलाज न किया गया तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ विवेक की नन्ही बहन सान्या ने बड़ी मुश्किलों से एक मशहूर कॉलेज में दाखिला लिया था, मगर फीस भरने के पैसे न होने की वजह से वो ख्वाब अधूरा रह जाने वाला था। विवेक खुद कानून की पढ़ाई कर रहा था, मगर साथ में एक मामूली इंटर्नशिप करता था जहां इतनी तनख्वाह मिलती कि न घर चलता न मां की दवा आती। कर्ज ख्वाह रोज आकर दरवाजा पीटते, मां की दवाइयां उधार मिलती और बहन की किताबें ख्वाब बन चुकी थीं। वो जितना जतन करता जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती जाती। फिर एक दिन किस्मत ने जैसे उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने का फैसला कर लिया। विवेक एक सस्ती सी चाय की दुकान के पास खड़ा सोचों में गुम था। चाय के धुएं में उसे अपने गमों की परछाइयां नजर आ रही थीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने नजरें उठाईं। सामने एक बावकार मगर परासर बूढ़ी औरत खड़ी थी। उम्र 60 बरस के लगभग, सफेद रेशमी साड़ी, कीमती जवरात और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वो सब कुछ जानती हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे जैसे कोई राज छिपा हुआ था। विवेक संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि वो औरत आहिस्तगी से बोली, तुम विवेक शर्मा हो ना? तुम्हारी मां मीरा देवी बीमार हैं और तुम पर भारी कर्ज चढ़ा हुआ है। विवेक के हाथ से चाय का ग्लास छूटते छूटते बचा। उसने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे मालूम? वो औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो न पूरी खुशी की थी न गम की, बस एक राज की झलक थी। समरा देवी राजपूत, उस बुजुर्ग खातून ने धीरे से अपना तारुफ कराया। उनकी आवाज में एक ऐसा वकार था जिसमें ताकत, सुकून और छुपा हुआ गरूर सब झलक रहा था। शायद तुमने मेरे बारे में सुना हो। विवेक के दिल में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। नाम सुनते ही वो चौंक गया। राजपूत इंडस्ट्रीज, मुल्क का वो मशहूर कारोबारी ग्रुप जिसका नाम हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल पर गूंजता था। स्टील, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट से लेकर फिल्म इन्वेस्टमेंट तक समरा देवी राजपूत का कारोबार पूरे मुल्क में फैला हुआ था। वो सिर्फ एक अमीर औरत नहीं थी, बल्कि ताकत और रसूख की अलामत समझी जाती थी। लेकिन वो यहां एक आम चाय की दुकान पर विवेक के सामने क्यों खड़ी थी और उन्हें उसकी जिंदगी की इतनी बारीक बातें कैसे मालूम थी? विवेक के मुंह से बेकाबू होकर निकला, आप मुझसे क्या चाहती हैं? समरा देवी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी सी उभरी। फिर वो बोली, शादी। विवेक चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। क्या कहा आपने? उसने धीरे से पूछा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं विवेक शर्मा, समरा देवी ने इंतहाई संजीदगी और एतमाद से कहा। लम्हा भर के लिए फिजा जैसे रुक गई। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये 60 साल की करोड़पति औरत आखिर एक 20 साल के गरीब लड़के से शादी क्यों करना चाहती है? ये कोई मजाक तो नहीं? विवेक ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, समरा देवी का चेहरा बिल्कुल संजीदा था। मैं मजाक नहीं करती। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी मां का पूरा इलाज करवाऊंगी। तुम्हारी बहन की पढ़ाई, रहाइश, हर चीज का इंतजाम मेरा होगा। तुम्हारे सारे कर्ज मैं खुद चुका दूंगी। विवेक के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। ऐसा लगा जैसे किस्मत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, मगर उस दस्तक के पीछे कोई भारी साया छुपा हो। और बदले में मुझे क्या करना होगा? विवेक ने धीरे से पूछा। समरा देवी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे शौहर बनना है। शादी सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगी। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी होगी। उनके लहजे की संजीदगी, उनकी आंखों की गहराई, सब कुछ विवेक को उलझा रहा था। ये पेशकश बाज़ाहिर ख्वाब जैसी थी, मगर दिल के किसी कोने में
खौफ ने डेरे डाल लिए थे। वो सोचने लगा, इतनी अमीर औरत, इतनी बड़ी शख्सियत, वो मुझ जैसे मामूली इंसान से शादी क्यों करना चाहती है। समरा देवी ने उसकी खामोशी भांप ली। उन्होंने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए विवेक? विवेक ने गहरी सांस ली। उसके दिल में एक तूफान बरपा था। अगर वो हां कह देता तो मां को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का मुस्तकबिल संवर सकता था, मगर कहीं ये सब एक जाल तो नहीं? क्या जिंदगी इतनी आसानी से मौका देती है? विवेक की नजरें जमीन पर थीं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। समरा देवी ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे वो पहले से जानती हों कि यही जवाब मिलेगा। वो धीरे से पलट गईं, मगर जाते जाते एक जुमला कह गईं, विवेक, याद रखना, किस्मत हर किसी को एक मौका देती है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। विवेक वहीं खड़ा रह गया। ये कहकर वो आहिस्तगी से मुड़ी, अपनी स्याह शीशों वाली महंगी कार में बैठी और लम्हों में नजरों से ओझल हो गई। लेकिन वो लम्हा विवेक के दिलो दिमाग में तूफान बन गया। उसके जहन में एक के बाद एक सवाल उभरता गया। क्या ये सब वाकई इतना आसान था, या इस पेशकश के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जो अभी सामने नहीं आया? क्या वो औरत जिसके पास दौलत, शोहरत और ताकत सब कुछ था, वाकई एक गरीब लड़के से शादी चाहती थी? या फिर वो किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बनने जा रहा था जिसका अंजाम खतरनाक हो सकता था? दिन गुजरा, रात आई और फिर एक और दिन। चंद ही दिनों में सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया कि विवेक को संभलने का मौका ही न मिला। एक लम्हे वो एक गरीब इंटर्न था और दूसरे लम्हे वो एक 60 साल की करोड़पति औरत समरा देवी राजपूत का शौहर बन चुका था। न कोई शादी की धूमधाम, न बैंड बाजा, न कोई मेहमान, बस एक खामोश कमरा, कुछ गवाह और कुछ कानूनी कागजात। जब विवेक ने दस्तखत किए, उसे लगा जैसे उसने सिर्फ एक कागज पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के अगले बाब पर मुहर लगा दी हो। और यूं एक आम सा लड़का जिसके ख्वाब गरीबी के बोझ तले दबे हुए थे, अब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुका था जिसके दरवाजे आम लोगों के लिए बंद थे। विवेक अब राजपूत हवेली का नया मकीन था। अगरचे वो उस दौलत, उस शान और शौकत का मालिक नहीं था, मगर अब वो उस कहानी का हिस्सा जरूर बन गया था। जब उसने पहली बार हवेली में कदम रखा तो लम्हे भर के लिए उसकी सांसें रुक गईं। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा महल था जिसकी दीवारें सदियों की तारीख समेटे बैठी थीं। सफेद संगे मरमर की ऊंची दीवारें, बड़े बड़े स्तंभों पर कलाकारी से बने नक्काश और छतों से लटकते पुराने झूमर जो अब भी धीमी रोशनी में चमक रहे थे। दीवारों पर लगी कीमती गैर मुल्की तस्वीरें, पुराने राजाओं के पोर्ट्रेट और कुछ ऐसी मूर्तिनुमा शक्लें जिन्हें देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन तस्वीरों की आंखें जिंदा हों, जैसे वो उसके हर कदम को देख रही हों। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कदमों की हल्की हल्की आहट उस वसीया खामोशी में गूंजने लगी। फर्श पर बिछी ईरानी कालीनें इतनी नरम थीं कि जैसे वो चल नहीं रहा बल्कि किसी ख्वाब में तैर रहा हो। लेकिन उस खामोश महल में कुछ तो ऐसा था जो दिल को बेचैन कर रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मौसम की नहीं बल्कि किसी अंधेरे अनकहे खौफ की लगती थी। हवेली के नौकरों का रवैया भी गैर मामूली था। सब खामोश, जैसे हर लफ्ज उनके लबों से चोरी हो गया हो। सबसे पुराना नौकर रामलाल, एक झुर्रियों भरा कमजोर सा बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में हमेशा एक लरजता हुआ डर छुपा होता। जब भी विवेक उससे कोई सवाल पूछता, वो इधर उधर देखता, जैसे यकीन करना चाहता हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। मरकजी नौकरानी गीता थी, दरमियानी उम्र की एक संजीदा औरत जो बहुत कम बोलती थी। जब भी वो विवेक के सामने आती, नजरें झुकाकर तेजी से अपना काम निपटाती और फिर चुपचाप चली जाती। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे विवेक पढ़ नहीं सका। क्या वो डर था या गम या शायद कोई राज जो बरसों से दिल में दफन था। हवेली में जितने नौकर थे उनसे कहीं ज्यादा खामोशियां थीं। हर कमरे, हर राहदारी, हर दरवाजे के पीछे जैसे कोई दास्तान छुपी थी और विवेक को महसूस हुआ कि वो उन कहानियों के दरमियान अकेला नहीं है। राजपूत हवेली की शान और शौकत के बावजूद एक चीज थी जो विवेक के दिल में चुभन बन गई थी, दूसरी मंजिल का बंद दरवाजा। ये दरवाजा जैसे पूरी हवेली का राज अपने अंदर कैद किए बैठा हो। चमकती सफेद संगे मरमर की सीढ़ियां जो ऊपर की जानिब जाती थीं,
हर रोज विवेक की नजरों में चुभती रहती, लेकिन जब भी वो ऊपर जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई नौकर फौरन उसे रोक लेता। एक दिन विवेक ने फैसला किया कि आज वो पूछ कर रहेगा। जैसे ही वो सीढ़ियों के करीब पहुंचा, रामलाल, वही बूढ़ा नौकर, अचानक सामने आ गया। ऊपर जाना मना है बाबूजी, रामलाल ने दबे हुए लहजे में कहा। विवेक चौंक गया। क्यों? उसने कदरे सख्त लहजे में पूछा। रामलाल ने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई, फिर फौरन झुका ली। उसके होंठ हिले, मगर कोई लफ्ज न निकला। यूं लगा जैसे उसके दिल में कुछ है, मगर जुबान तक लाने की हिम्मत नहीं। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक बड़ा सा स्याह लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे की लकड़ी पर वक़्त के निशान थे, मगर उस पर लगा भारी लोहे का ताला बिल्कुल नया था। और सबसे अजीब बात, दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो मुसलसल उसी दरवाजे की निगरानी कर रहा था। विवेक के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर दरवाजा बंद ही रहना है तो उस पर इतनी सख्त निगरानी क्यों? क्या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? पहली ही रात जब हवेली खामोशी के समंदर में डूबी हुई थी, विवेक को एक अजीब सी आहट सुनाई दी। पहले हल्की सी खड़खड़ाहट, फिर टिक टिक, जैसे कोई लकड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा हो। आवाज साफ तौर पर ऊपर से आ रही थी। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। हाल में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। वो कदम ब कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पीछे से एक कमजोर सी आवाज गूंजी, बाबूजी! विवेक ने मुड़कर देखा। रामलाल वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, आवाज कांप रही थी। रात के वक्त ऊपर मत जाना बाबूजी, यहां रात को निकलना ठीक नहीं, उसने धीमे से कहा और चला गया। वो रात विवेक के लिए बेख्वाबी की रात बन गई। वो करवटें बदलता रहा, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती रही, आखिर दूसरी मंजिल के उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या? अगले दिन उसने हवेली के बारे में जानने की कोशिश की। धीरे धीरे नौकरों की सरगोशियों, अनकही बातों और कुछ पुरानी खबरों से उसने जो सुना, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पता चला कि यह हवेली पहले विजय राजपूत नामी एक बड़े सनतकार की थी। समरा देवी के शौहर 15 साल पहले वो एक परासर हादसे में मारे गए थे। कहा जाता है कि उनकी मौत इसी हवेली में हुई थी, मगर उनकी लाश आज तक नहीं मिली। ये खबर सुनकर विवेक के वजूद में ठंडी लहर दौड़ गई। अगर विजय राजपूत वाकई मर गए थे तो लाश कहां गई? और अगर नहीं मरे तो क्या वो आज भी कहीं मौजूद हैं? क्या समरा देवी इस सब के पीछे कुछ जानती थी? क्या उनकी शादी की ये अजीब सी पेशकश किसी राज को छुपाने की कोशिश थी? दिन गुजरते गए, मगर सवाल बढ़ते गए। विवेक को लगने लगा कि वो एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल शायद जिंदगी की कीमत मांगेगा। फिर एक रात, तीसरा पहर था। विवेक खिड़की के करीब खड़ा था जब अचानक उसने ऊपर वाले दरवाजे से एक धीमी सी आहट सुनी। पहले एक दस्तक, फिर एक हल्की सी सांस लेने की आवाज। वो पलटकर देखने लगा और उसी लम्हे उसके दिल में ये एहसास जागा, समरा देवी उससे कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो शायद बहुत खौफनाक है। विवेक को अंदाजा नहीं था कि वो सच क्या है, मगर वो ये जरूर जानता था, जब वो सामने आएगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। विवेक ने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की, मगर अंदर एक तूफान मच चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो, जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, सच जानने का वक्त आ गया है। विवेक के दिल में अब एक ही सवाल था, समरा देवी आखिर छिपा क्या रही हैं? उसकी बेचैनी अब तजस्सुस में बदल चुकी थी। वो जानता था कि अगर जवाब कहीं मिल सकता है तो वो सिर्फ समरा देवी के निजी दफ्तर में होगा। विवेक ने गहरी सांस ली और हवेली के मगरिबी हिस्से की तरफ बढ़ा, वो हिस्सा जहां समरा देवी का दफ्तर था। दफ्तर का दरवाजा बंद नहीं था, बस हल्का सा खुला हुआ। विवेक ने धीरे से दरवाजा धकेला। चरचराहट की एक मध्यम आवाज गूंजी, जैसे किसी ने अंधेरे में कोई राज जगा दिया हो। कमरे में धुंधली जर्द रोशनी फैली हुई थी। दीवारों के साथ पुरानी लकड़ी की अलमारियां कतार से लगी थीं, जिनमें बेशुमार फाइलें करीने से रखी थीं। कुछ फाइलों पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्फिडेंशियल डील्स। लेकिन विवेक की नजर एक चीज पर जाकर ठहर गई, टेबल पर रखा हुआ एक भूरा मोटा लिफाफा। उसके अंदर न जाने क्यों एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो रुका नहीं।
उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से कुछ पुरानी काली सफेद तस्वीरें निकली। विवेक ने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में दो आदमी खड़े थे। एक के चेहरे पर जवानी की सख्ती थी। वो था कृष्ण शर्मा, विवेक का बाप, और उसके साथ खड़ा था विजय राजपूत, समरा देवी का मरहूम शौहर। विवेक के हाथ कांपने लगे। पापा और विजय राजपूत एक साथ, ये क्या था? इन दोनों के बीच क्या रिश्ता था? उसने जल्दी से तस्वीरें पलटी। नीचे दो पुराने खत रखे थे। पहला खत कांपते हाथों से खोला। उस पर लिखा था, समरा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरा पैसा, मेरा कारोबार, सब कुछ हथिया लिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और मेरा बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। विवेक की आंखों में हैरत और डर दोनों झलकने लगे। उसने दूसरा खत खोला। अगर कल सुबह मैं जिंदा न रहूं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ समरा देवी राजपूत होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया, मेरे करीबी दोस्त कृष्ण को मेरे खिलाफ उकसाया, और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। विवेक के वजूद में ठंडी लहर दौड़ गई। खत के आखिर में दस्तखत थे, विजय राजपूत। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हकीकत है या कोई सोची समझी चाल। क्या उसके बाप का नाम भी इस खेल में था? क्या उसकी शादी, उसका नया रिश्ता महज एक साजिश थी? उसके हाथ कांपने लगे। ये सब झूठ हो सकता है, ये सब गलत भी तो हो सकता है, वो खुद से बड़बड़ाया। फिर उसने तीसरा कागज देखा जिस पर लिखा था, विजय राजपूत ने खुदकुशी कर ली उसी हवेली में। नहीं, ये मुमकिन नहीं। विवेक की आवाज कांप गई। उसके कदम पीछे हटे, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। उसी वक्त उसे अपने पीछे एक हल्की सी आहट महसूस हुई। एक साया सा दरवाजे के पास उभरा। विवेक ने धीरे से पलटकर देखा। दरवाजे पर समरा देवी राजपूत खड़ी थी। उनकी आंखों में न गुस्सा था न घबराहट, बस एक ठंडा सुकून, एक खामोश इत्मीनान। रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और वो बोली नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर उभरी, जैसे वो सब जानती हों कि विवेक आज वो दरवाजा खोल चुका है जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए था। तो तुमने आखिरकार सब कुछ देख ही लिया, विवेक। समरा देवी की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा सुकून, जैसे वह पहले से जानती हों कि यह लम्हा जरूर आएगा। विवेक के होंठ कांपने लगे। तो यह शादी, ये सब कुछ सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह इंतकाम था। समरा देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। बिल्कुल विवेक, तुम समझदार हो। विवेक की आंखों में आग के लहरें उठने लगी। मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। उसकी आवाज में बेयकीनी और दुख दोनों घुल गए थे। समरा देवी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उनकी चाल में अजीब सा ठहराव था। तुम्हारे बाप कृष्ण शर्मा ने मेरे शौहर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वही विजय राजपूत को खुदकुशी पर मजबूर करने वाला शख्स था। झूठ! विवेक चिल्लाया। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। वह शरीफ आदमी थे, ईमानदार थे। समरा देवी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। जैसे तुम मानते हो कि मैं बेगुनाह नहीं हूं, तो फिर तुम्हारे लिए सच क्या है? विवेक के माथे पर पसीना चमकने लगा। विजय राजपूत ने खुदकुशी नहीं की थी, क्या यह सच है? उसने सवाल किया, पर दिल में खौफ भर गया। समरा देवी के होंठ हल्के से हिले और उनकी आवाज फिजा में गूंजी। नहीं विवेक, उसे मराया गया था। यह शब्द विवेक के दिल पर ऐसे लगे मानो हथौड़े से ठोक दिया गया हो। क्या मतलब? उसके होंठ कांप पड़े। सबसे बड़ा इंकशाफ उस रात हुआ जब विवेक को हवेली की दूसरी मंजिल के उस बंद कमरे की चाबी मिल गई जिसके बारे में सब कहते थे कि वो कभी नहीं खुलता। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। चांद की हल्की रोशनी संगे मरमर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। विवेक ने धड़कते दिल के साथ वो चाबी ताले में डाली और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और अंदर तारीख का सांस लेता हुआ कमरा था। हवा में बासी कागजों और झंग की बू घुली हुई थी। कमरे के एक तरफ पुरानी फाइलों के ढेर लगे थे, दूसरी तरफ दीवारों पर अखबारी कतरनें चिपकी हुई थीं। विजय राजपूत की परासर मौत, कारोबारी घोटाले और हवेली के स्कैंडल्स की खबरें। विवेक के कदमों के नीचे धूल उड़ रही थी, मगर उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसने एक फाइल खोली जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट ब्लैक अर्थ।
उस फाइल में जो नाम दर्ज था उसे पढ़कर विवेक का वजूद कांप उठा। कृष्ण शर्मा, उसके अपने बाप का नाम। पापा? विवेक के लबों से बेकाबू निकल पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे। फाइल के मुताबिक विजय राजपूत और कृष्ण शर्मा एक खुफिया जमीनी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जब कृष्ण ने बदअमनी और गैरकानूनी लेन देन का हिस्सा बनने से इनकार किया तो उन पर झूठा मुकदमा चलाया गया और कुछ ही दिनों बाद वो एक परासर हादसे में मारे गए। विवेक की आंखों में आंसू भर आए। तो मेरे पापा कातिल नहीं थे, वो खुद मारे गए थे। उस लम्हे उसके अंदर आग भड़क उठी। अब यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही थी, बल्कि बाप की इज्जत और सच्चाई के इंसाफ की जंग बन चुकी थी। विवेक ने फौरन अपने दोस्त रवि पटेल को बुलाया। दोनों ने सारी फाइलें, वीडियो और दस्तावेज इकट्ठे किए। उन्होंने विजय राजपूत के कत्ल के सबूत, बैंक ट्रांजैक्शंस और समरा देवी के दस्तखत वाली जाली दस्तावेजें निकाली। सुबह होने से पहले ही दोनों पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। कमिश्नर ने शुरू में उनकी बात संजीदगी से सुनी, मगर शक भरा लहजा रखा। लेकिन जब खुफिया कमरे की वीडियो और फाइलें देखी गईं, तो सच्चाई खुद बोलने लगी। अगली सुबह राजपूत हवेली पर छापा मारा गया। हवेली की राहदारियों में पुलिस के जूतों की आवाज गूंजने लगी। नौकर सहमे खड़े थे और आखिरकार समरा देवी राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो वो जरा भी नहीं घबराईं, बल्कि मुस्कुराईं, एक जहरीली नाजुक सी मुस्कान। तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, विवेक? उनकी आवाज में अब भी घमंड की चुभन थी। विवेक ने उनकी आंखों में सीधे देखकर कहा, तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद बर्बाद कर दिया समरा देवी। सच्चाई कभी हमेशा के लिए दब नहीं सकती। कुछ ही दिनों में समरा देवी का सारा काला धन, उनके नकली अकाउंट्स और गैर कानूनी कारोबार का पूरा जाल सामने आ गया। हुकूमत ने उनकी तमाम जायदाद जब्त कर ली और राजपूत हवेली नीलाम कर दी गई। पुलिस ने विवेक से पूछा, क्या तुम ये हवेली अपने नाम पर लेना चाहोगे? आखिर तुम इस कहानी के अहम गवाह हो। विवेक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं सर, ये हवेली मांझी के जख्मों से भरी है। मैं अपना घर खुद बनाऊंगा, अपने ख्वाबों की बुनियाद पर, न कि किसी के साए में। वक्त गुजरता गया। कुछ सालों बाद विवेक ने अपनी कानून की तालीम मुकम्मल की और एक लीगल टेक कंपनी कायम की, जो गरीबों को इंसाफ तक आसान रसाई फराहम करती थी। इसी दौरान उसकी शादी प्रियंका दास से हुई, एक मजबूत और बहादुर औरत जो खुद भी जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ी थी। उनके बेटे आदित्य की पैदाइश के वक्त विवेक ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं अपने बेटे को वो जिंदगी दूंगा जो मुझसे छीनी गई थी। अब वो सिर्फ कृष्ण शर्मा का बेटा या समरा देवी राजपूत का शौहर नहीं था, वो अपनी अलग पहचान बना चुका था। एक ऐसा इंसान जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और सच्चाई के लिए लड़ने का हौसला पैदा किया।